से नाराज होकर अलग हो जाए, फिर बाद में सुबुद्धि आए तो लौट कर आ जाए। लौट के आएगा तो पार्टी ने उसका स्वागत किया, क्योंकि हर व्यक्ति को जोड़ने से पार्टी को ताकत मिलती है। ये एक प्रक्रिया है राजनीति में जो चलता रहा है। इसके पीछे कोई मंशा है केंद्रीय नेतृत्व की, ये मैं मानता हूं कि नहीं, मंशा नहीं, क्या आप इसे कमजोरी मानेंगे? नहीं, कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपने उभरते हुए बड़े नेताओं को संभाल कर नहीं रखता। आज तो सारे उभरते नेता हमारे राज्यों के हैं। राज्य के मुख्यमंत्री आज उभरते हुए, जब कौन होगा बीजेपी का प्रधानमंत्री, उसमें आगे नाम आता है नरेंद्र मोदी जी के, उसके बाद नाम आता है शिवराज सिंह जी चौहान का, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जी। तो इसलिए ये कोई एक जनरलाइज करना मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। चलिए, आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, उस पर तो आपकी टिप्पणियां काफी तीखी भी रही हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यशवंत सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उन्होंने जो पहले बयान दिए थे खास करके नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, उस पर चर्चा करते हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। यशवंत सिन्हा जी ने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, जो कि अग्रणी माने जाते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में से, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में से। तो शुरुआत उसी चर्चा से करते हैं। यशवंत सिन्हा जी, आपके दो बयान आए और दोनों जाहिर से बातें काफी खलबली मचा गए। सबसे पहले तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही उपयुक्त उम्मीदवार हैं, जिसे लेकर अचानक पार्टी में खलबली मचती हुई दिखाई दी। उसके बाद फिर आपने कहा कि जब लालकृष्ण आडवाणी मौजूद हैं तो उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ा जा सकता है, अगर वो चाहते हैं कि सक्रिय भूमिका में रहें। दोनों बयान जरा अलग अलग हैं, जरा हमें समझाएंगे कि इन दोनों बयानों का मतलब क्या था और जो उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने समझा जो कुछ मैंने कहा, उनके मन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई संदेह नहीं था मेरे इरादों को लेकर, मेरे वक्तव्य को लेकर जी। एक हमारे मित्र हैं श्री उदय सिंह जी, पूर्णिया से लोकसभा के सदस्य हैं, उनसे भी किसी एंकर ने यही सवाल पूछा था हमारे दोनों बयानों को लेकर। उन्होंने इसका बहुत बढ़िया विश्लेषण करके रखा। वो विश्लेषण मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपने जितना बढ़िया विश्लेषण कर दिया शायद मैं भी नहीं कर पाता। उनका विश्लेषण क्या था? उनका विश्लेषण था कि अगर लोकप्रियता के दृष्टिकोण से देखें तो काडर्स में और जनता के एक बड़े भाग में नरेंद्र मोदी को सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस समय, और मांग की जा रही है कि उनको बनाओ। और अगर हम सम्मान, रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से देखें तो आडवाणी जी हमारे सीनियर मोस्ट और सबसे सम्मानीय नेता हैं। इसीलिए मैंने उस समय जो बात कही थी कि अगर आडवाणी जी अपने को उपलब्ध कराते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इसको मानती है, अगर एनडीए इसको स्वीकार करता है तो फिर विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें कई सारे अगर हैं, कई सारे अगर थे। और हमें लगता है कि ये जो डिस्टिंक्शन था कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, उस डिस्टिंक्शन को अगर हम लोग याद रखें तो फिर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां तक मोस्ट पॉपुलर की बात आती है, लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी आज लगातार तमाम ओपिनियन पोल में भी हर जगह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को देर नहीं करनी चाहिए? खास करके अगर आप कर्नाटक का एक्सपीरियंस देखें, येदियुरप्पा एक बड़ा चेहरा थे, उन्हें अगर आप लोगों ने लगातार प्रोजेक्ट किया होता तो आज कर्नाटक आज भी शायद हो सकता है आपके हाथों में होता। नरेंद्र मोदी भी लोकप्रियता के पैमाने पर काफी आगे हैं, उन्हें अगर आज प्रोजेक्ट कर दें तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो फायदा मिलेगा, लेकिन और कई बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसके सारे वरिष्ठ नेता सदस्य हैं, वो जब कभी इस पर चर्चा करेगी तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के और पक्ष और विपक्ष में जितने आर्गुमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखकर फैसला करेगी, जो पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा और देश के भी बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, राम जेठमलानी काफी प्रखर आवाज, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, शत्रुघ्न सिन्हा आपके साथ लगातार रहे हैं, उन्होंने भी मोदी जी के बारे में कहा, और भी तमाम लोग हैं, यहां तक कि राजनाथ जी भी अब लगातार, उन्होंने भी न्यूज नेशन से खास बातचीत में कहा कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे आगे हैं और हमें बहुत पसंद है। मेरी व्यक्तिगत चॉइस, उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत चॉइस नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर सी बात है, काफी संकेत हैं। इसके बावजूद अड़चनें कहां आती हैं? 2002 के दंगे, ये परसेप्शन कि नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्व का चेहरा है, या कहीं और? नहीं, वो उसमें
हमने कहा ना कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो शीर्ष बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बैठेगी तो सारी बातों पर विचार करके तय करेगी। और जब मैं कहता हूं कि सारी बातों का, तो जो व्यक्ति की लोकप्रियता है उसको तो ध्यान में रखा ही जाएगा, लीड करने की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखा ही जाएगा, जो गुजरात के डेवलपमेंट की सक्सेस स्टोरी है उसको ध्यान में रखा जाएगा, और भी बातें अगर कुछ, जैसे आपने 2002 के दंगे की बात की, मतलब माइनस में अगर कोई बिंदु है तो उसको भी ध्यान में रखिए। इसी तरह ना फैसले होते हैं कि प्लसेज एक तरफ रखें, माइनसेज एक तरफ रखें, और दोनों को तौल कर देखें कि हमको क्या, किस चीज में फायदा है। आज की डेट में आपको क्या फायदामंद लग रहा है, घोषणा करके आगे बढ़ना या चुप रहना? नहीं, अभी चुनाव दूर है जी, और जब चुनाव की घोषणा हो जाए 2-3 महीने पहले या नहीं होगा, तभी हम लोग जानते हैं कि अप्रैल में अगले साल चुनाव होगा, उसमें अभी लगभग साल भर का समय है, तो हम जब नजदीक पहुंचेंगे तो फैसला करेंगे। चलिए, आपने जो नेगेटिव पॉइंट्स की बात कही, उसमें नरेंद्र मोदी जी के लिए जो नेगेटिव पॉइंट्स आमतौर पर पब्लिक परसेप्शन माना जाता है, एक तो 2002 के गुजरात दंगे जिसकी वजह से उनकी हिंदुत्व की छवि बनी, और दूसरा कि कुछ राजनीतिक दल हैं जैसे कि खास करके जिसके एक तरह से जनक आप रहे, बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो गठजोड़ आज है उसके जनक आप ही रहे हैं। जेडीयू साथ नहीं आएगी, हो सकता है कि बीजेडी भी साथ नहीं आए, हो सकता है कि तमिलनाडु में टीडीपी, आंध्र में टीडीपी आपके साथ नहीं आए। कुछ एक ऐसे राजनीतिक दल हैं जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई पर शायद शक जाहिर कर सकते हैं, जिसमें किस किस को आप मैनेज कर सकते हैं और किसको नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये एक बिल्कुल हाइपोथेटिकल प्रश्न है, काल्पनिक है एट दिस स्टेज जी, क्योंकि मेरा मानना है बिल्कुल स्पष्ट कि ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि हमको क्या संख्या बल प्राप्त होता है चुनाव में जी। अगर भारतीय जनता पार्टी एक मेरुदंड के रूप में उभर कर सामने आती है तो हमें अलाइज मिल जाएंगे। अगर हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उतनी संख्या नहीं मिलती है, हम मेरुदंड नहीं बनते हैं, तो हमको फिर काफी दिक्कत होगी। लोग अपनी शर्तें रखेंगे, कुछ होगा, तो वो काफी कुछ उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए आज के दिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि कौन कौन सी लोकसभा की सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं, वहां क्या प्रयास करें जिससे कि हम उन सीटों को निकाल सकें। उसमें केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका होती है, राज्य सरकारों की जहां हम सत्ता में हैं उनकी भूमिका होती है, उसमें स्टेट लीडरशिप की भूमिका होती है, उसमें जो उम्मीदवार हम चुनते हैं उनकी भूमिका होती है। ऐसे में बिहार में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जेडीयू के साथ लगातार संबंध खटास की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जो कि एक वक्त में आपके बड़े अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने भी, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक हम लोगों को मन में परिवर्तन करना पड़ेगा, और एक्सट्रीम पोजीशंस अगर हम लोग लेंगे, चाहे वो जेडीयू ले चाहे वो बीजेपी ले, वो गठबंधन के हक में नहीं होगा। गठबंधन धर्म का ही मतलब है कि हम कुछ गिव एंड टेक करें जी। तो लेकिन इसमें आपको गिव एंड टेक में क्या ये आप शर्त मानने को तैयार हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को आप प्रोजेक्ट ना करें? क्योंकि ये सबसे बड़ी शर्त है, यही एक शर्त है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। कम से कम ऐसा पब्लिक परसेप्शन है, ऐसे बयानों से दिखाई देता है। नीतीश कुमार जी ने इस बात को छिपाया नहीं है, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं मोदी जी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको अगर उनकी बात का विश्लेषण किया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि आप किसी और को, वो भी साथ साथ करें, किसी और को प्रोजेक्ट कीजिए इनको छोड़कर जी। तो वो ये ना कहें, वो सिर्फ ये कहें कि भाई प्रोजेक्ट मत कीजिए, इनको किसी को मत प्रोजेक्ट कीजिए, लेकिन इस पर भी इंसिस्ट करना कि इनको छोड़कर किसी और को निश्चित रूप से प्रोजेक्ट करें। अब वो बीजेपी की लीडरशिप पर डिपेंड करेगा कि इसको हम स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि 31 दिसंबर तक का उन्होंने टाइम दिया हुआ है जी। लेकिन आपको लगता है कि रिश्ते जो हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं, और अब अगर ना संभाला गया तो शायद स्थिति खराब हो सकती है? इसलिए मैं संभालने की वकालत कर रहा हूँ ना, कि दोनों हाथ से ताली बजे, दोनों तरफ ये मन में बात आए कि भाई रिश्ते को संभाल कर रखा जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है कि रिश्ते न संभल पाए, जिसके काफी आसार दिख रहे हैं, खास करके प्रदेश बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनको देखा जाए, तो ऐसे में शायद आपको चुनाव अकेले लड़ना पड़ेगा, खास करके लोकसभा का। उनको भी लड़ना पड़ेगा अकेले, उनको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी बिहार में अकेले लड़ना पड़ेगा। अगर टूटेगा तो लड़ना ही पड़ेगा ना, ये तो हम नहीं कर सकते नहीं बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे जी।
लड़ना ही पड़ेगा अगर टूट गया तो। जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तोड़िए मत, दोनों तरफ से मैच्योरिटी दिखाइए और मत तोड़िए। एक और सवाल है, शिवसेना, उसने भी एक तरह से एक नया नाम सामने रख दिया, सुषमा स्वराज जी का। अब ऐसे आपके तमाम एलाइज हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं कमी है कि नरेंद्र मोदी की बात बहुत पहले से शुरू हो गई, शायद बाद में शुरू होती तो ये शायद दिक्कतें पहले से नहीं नहीं, उसमें बहुत से लोग जो हैं और कुछ लोग कम से कम ये भी कहते हैं कि नहीं, पहले भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए जी, फिर उस नाम को लेके जाना चाहिए एनडीए में, और एनडीए के जितने हमारे पार्टनर्स हैं, घटक दल हैं, उनसे बातचीत करके और तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया सही है। एक आखिरी सवाल आपसे, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एनडीए को बचाए रखना या भारतीय जनता पार्टी के पार्टी टैली को बढ़ाने के लिए एक ऐसे चेहरे को सामने रखना जो पार्टी को लीड कर सके? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वो ये है कि हम इस देश को यूपीए के कुशासन से मुक्ति दिलाएं। जी, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो कदम हमको उठाना चाहिए। नहीं, वो तो शायद वो तो आपका लक्ष्य है ही, जाहिर सी बात है। 2014 में इसी लक्ष्य पर आप काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, फला प्रधानमंत्री बन जाए, ये हम एक घरौंधे में उसको बांध के न रखें। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देश के सामने आज के दिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि अगर देश के भविष्य की हमको चिंता करनी है तो हम कहां जा रहे हैं। आज की बातचीत में ये बातचीत आपसे हमारी नहीं हुई, लेकिन मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, ये नहीं कि मोदी बनेंगे या आडवाणी बनेंगे या राजनाथ सिंह बनेंगे या सुषमा जी बनेंगी, ये नहीं है प्रश्न। प्रश्न ये है कि देश का क्या होगा, ये देश कहां से कहां चला गया, कहां हम लोग छोड़ के गए थे 2004 में। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी कुछ भूमिका थी देश को आगे बढ़ाने में, मैं तो जार जार रोता हूं आंसू कि कहां हम लोग छोड़ के गए थे, किस शिखर पर, और आज कहां पहुंच गए हम लोग। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल इंटेग्रिटी हो, चाहे कुछ भी हो, वो ज्यादा बड़ा चिंता का प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं उसका अगर हम लबोलबाब निकालने की कोशिश करें तो आपके हिसाब से प्राथमिकता एनडीए को आगे रखने की होगी। हमारे सामने प्राथमिकता होनी चाहिए ईमानदार नेतृत्व को आगे करके, नेतृत्व में एक व्यक्ति हो, समूह हो, ईमानदार नेतृत्व को आगे करके इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ चुनाव में जाना। और अगर इसमें नरेंद्र मोदी सबसे अग्रणी हैं तो उसमें आपको कोई परहेज तो नहीं। आप वो बार बार वो नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये शायद बड़ा प्रश्न है, उस बड़े प्रश्न की हमको चिंता करनी चाहिए। यशवंत सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए।